आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। देखो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होता है, ये सिर्फ स्पेक्ट्रोमेट्री होता है। और स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है वो रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि वहां पर हम रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं हमारा मैटर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो सैंपल होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, उस पर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के। यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नहीं यूज करते, इसलिए यहां पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नहीं आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग चीज होती है जिसमें हम रेडिएशन का यूज करते हैं, हमारा मैटर उसके साथ इंटरेक्ट करता है जिससे हमें सिग्नल मिलता है। यहां पर सिग्नल हमें डिफरेंट तरीके से मिलने वाला है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की खास बात यह है कि यहां पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास काउंट कर सकते हैं, मास पता लगा सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास क्या है, यानी कि हमारे जो सैंपल में जो मॉलिक्यूल है उसका मास क्या है। यानी कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा यही है कि ये मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। और एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी कि कोई भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके लिए भी ये यूज की जाती है। तो पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। कि इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसके प्रिंसिपल के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे लिखना है, ठीक है। तो अगर इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास हमारा कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड हमारा वेपर फेज में होना चाहिए। अगर वो वेपर फेज में नहीं है तो उसे हम वेपर फेज में लेकर के आते हैं। हम क्या काम करते हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सबसे शुरू में क्या होता है, हमारे पास एक हॉट प्लेट होती है। वो क्या काम करती है, हमारा कोई भी जो सैंपल होता है उसे वेपोराइज करने का काम करती है, वो वेपर में बदलती है। अब वो वेपोराइज हमारा मॉलिक्यूल है इसका आयोनाइजेशन होता है, यानी कि हमारा कोई भी अगर मॉलिक्यूल है जैसे H2 है, इस H2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो हमारा जो H2 मॉलिक्यूल है उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर आयोनाइजेशन के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती हैं। अब आगे क्या होता है, आगे इस पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज यानी कि कंपाउंड का फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि ये टुकड़ों में टूटता है। छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, उससे बड़ा टुकड़ा, इस तरीके से टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, उससे बड़ा टुकड़ा, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास इसका स्पेक्ट्रा आने वाला है। यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा टुकड़ा होता है, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होता है उसका सिग्नल हमें बाद में मिलता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि उसका डिप्लेशन लास्ट में होता है, यानी कि डिप्लेशन की जो रेट है ना वो सबसे ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल की होती है, यानी कि वो डिप्लेशन ज़्यादा होता है उसका। अब ये डिप्लेशन क्या होता है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल था, आयनाइजेशन हुआ, यानी कि उसे देखो ये मॉलिक्यूल जो है हमारा ये वेपोराइज फेज में होना चाहिए, इसका आयनाइजेशन होगा। ये हमारे पास एथेनॉल है। अब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। उसके बाद आता है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और उसके बाद आता है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है और सबसे कम एनर्जी हमें चाहिए होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले ये बाहर निकलेगा। अब ये आयनाइजेशन होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, यहां पर ये ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बन चुकी है। अब देखो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। मान लो हमारे पास ये 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एथेनॉल के 100 मॉलिक्यूल्स है। 100 में से आयनाइजेशन जो होगा वो सबका नहीं होने वाला है। वहां पर मान लो 90 का आयनाइजेशन हो चुका है। अब आयनाइजेशन के बारे में बाद में ये इस तरीके के हमारे पास कंपाउंड यानी कि आयनाइज कंपाउंड हमारे पास 90 बन चुके हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस 90 में से 70 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे होंगे जिनका फ्रेगमेंटेशन होगा जो टुकड़ों में टूटेंगे और 20 मॉलिक्यूल लगभग ऐसे होंगे। ये मैं केवल एक ये कोई कैलकुलेटेड डाटा नहीं है कि 20 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, नहीं, ये मैं केवल एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो 20 मॉलिक्यूल ऐसे होने वाले हैं जो टुकड़ों में नहीं टूटेंगे, वो एज इट इज ऐसे के ऐसे रहेंगे। और एक चीज जो कि इसमें इंपॉर्टेंट
डिपेंड है वो ये है कि यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो ही हमारे यहाँ सिग्नल देती हैं। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो यहाँ पर बनती नहीं है जनरली, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो बची हुई है ये ही यहाँ पर सिग्नल देगी। फ्री रेडिकल यहाँ पर सिग्नल नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका जो फ्रेगमेंटेशन अगर इसका नहीं होगा फिर भी ये सिग्नल देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है। तो अब इसमें से कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। ये टूट नहीं रहा तो इसमें से कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं, यानी कि इसका जो मोलिकुलर मास है वो सेम टू सेम इसका होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास डिपेंड करता है हमारे प्रोटॉन की वैल्यू और न्यूट्रॉन की वैल्यू पर, ना कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पर। तो केवल आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो यहां पर मोलिकुलर मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एज इट इज इसके जैसा ही इसका मोलिकुलर मास रहेगा, ठीक है। तो ये बन चुका है। अब इसके बाद हमारे पास 70 ऐसे रहेंगे जिसका फ्रेगमेंटेशन रहेगा, 70 मॉलिक्यूल। अब इनमें से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से होता है, लेकिन मैं जनरली बता देता हूं। फ्रेगमेंटेशन के लिए हम देखते हैं कि कहां से हम तोड़े कि हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए, स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, या फिर स्टेबल कोई भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज बन जाए। अब कोई भी अगर जो भी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी अमाउंट ज़्यादा बनेगी, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के बाद जो स्पीसीज बनती हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी बनती हैं। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आने वाली है। वो टुकड़ा जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी जो यहाँ पर जो पीक्स आने वाली हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जो हमारे पास टुकड़े बनेंगे ना उनकी ही यहाँ पर पीक्स आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं तोड़ने की वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया। तो ये CH3 फ्री रेडिकल निकल जाएगा और यहाँ पर बनेगा CH2, और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर आएगा फ्री रेडिकल, और यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है तो वो डबल बॉन्ड बना देंगे। ये हमारे पास एक स्पीसीज बन जाएगी। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाए और एक ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए, तो ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन के पास फ्री रेडिकल आएगा जो कि यहाँ पर इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं ये यहाँ पर सिग्नल नहीं देते हैं, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल चार्ज स्पीसीज ही सिग्नल देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो बन गए, और तीसरा हमारा एज इट इज ये है जिसका फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, यानी कि 20 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं और यहाँ पर 70 मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब ये केवल मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं जिसके थ्रू यहाँ पर टूट सकता है। ये यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में डाल रहा हूँ, ये जरूरी थोड़ी ना है यहाँ पर ही अटैक करे, ठीक है। यहाँ पर अटैक करेगा, सबसे पहले यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, लेकिन इसके बाद और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है। मान लो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास और भी सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। तो ये केवल मैं तब की सिचुएशन बता रहा हूँ जब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको ही हमें पकड़ना है, क्योंकि उन्हीं का सिग्नल आना है। तो ये अब क्या काम करेंगे, इनका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि हमारे पास एक एक्सेलरेटर होता है फ्रेगमेंटेशन के बाद। एक्सेलरेटर किस तरीके का होता है, यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स है ना, ये फ्रेगमेंट्स है, ये फ्रेगमेंट्स आएंगे, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं जो जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से ट्रेवल करेंगे। अब ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव चार्ज है, जिससे इनकी जो गति है, ये जो फ्रेगमेंट्स है इनकी गति बढ़ जाएगी। अब गति बढ़ने के बाद क्या होगा, इनका यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट होती है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा इंस्ट्रूमेंट मुड़ा होता है, और यहाँ पर जो ये आयंस होते हैं इनका डिप्लेशन होता है। ये यहाँ पर गिरना, जो हमारे पास डिप्लेशन प्लेट होती है इस पर गिरना,
ये जो डिप्लेशन प्लेट होती है ना, एक तरीके से यही सिग्नल को बताती है। डिटेक्टर ये जो हमारे पास डिप्लेशन प्लेट है इसी को पढ़ करके बताता है कि आपका सिग्नल किस तरीके से आया है। ये आपका स्पेक्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये गिरेंगे ना, ये हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स है इसके अकॉर्डिंग ही हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर गिरेंगे डिप्लेशन प्लेट पर, जिससे इनका डिप्लेशन होने वाला है, ठीक है। अब ये डिप्लेशन प्लेट है। अब देखो यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स हैं इनकी साइज अलग अलग है, तो छोटे आकार का जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स होगा अब वो यहाँ पर गिरेगा, उससे बड़ा यहाँ पर, उससे बड़ा यहाँ पर और सबसे बड़ा यहाँ पर गिरने वाला है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमारा जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम उस पर जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम यहाँ पर तो लेते हैं इंटेंसिटी और यहाँ पर लेते हैं m/z रेशियो, यानी कि हमारा जो स्पेक्ट्रा होता है वो हम दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में डिनोट करते हैं, दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में खींचते हैं। एक तो इंटेंसिटी के बारे में आप जान गए होंगे कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं कौन सा फ्रेगमेंट्स ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा और ज़्यादा अमाउंट में होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब m/z रेशियो क्या है? m/z रेशियो का मतलब होता है कि जो हमारा जो हमारा मॉलिक्यूल, जो हमारा फ्रेगमेंट बना है उसका m/z रेशियो, और वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो हमारे पास ये है CH2 है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास कोई फ्रेगमेंट है। अगर इसकी बात करें तो कार्बन है, कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12 होता है, ठीक है 12, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1/1, ठीक है। इसका क्या आया 12, और हाइड्रोजन का कितना है 1 होता है तो 1 1 2 यानी कि 14 आ गए टोटल, ठीक है। तो CH2 का 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटी स्पीसीज क्या है, ये है। इसके बाद क्या है, ये है, क्योंकि इस स्पीसीज में एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है। इस स्पीसीज में इसके कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका ओवरऑल जो मास होगा, मोलर मास होगा इस फ्रेगमेंट का वो ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इसका होने वाला है, इससे कम होगा इसका, और सबसे कम इसका मोलर मास होने वाला है। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन एक तो 16 है, एक ऑक्सीजन हमारे पास 18 है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन 18 है, इसका जो ये मोलिकुलर मास है वो कितना है 16, अब 1 = 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या होने वाला है 18/1 = 18, यानी कि जो ऑक्सीजन 18 है उसका आ रहा है 18 और जो ऑक्सीजन 16 है उसका आ रहा है 16, यानी कि ये जो है ये ऑक्सीजन 16 ये हमारा पहले सिग्नल देगा कंपेयर टू इसके, यानी कि इसका सिग्नल जो है वो इस तरफ आने वाला है, इस तरफ आएगा, और इसका सिग्नल आएगा वो इस तरफ आएगा। क्योंकि यहाँ पर m/z रेशियो अगर बढ़ेगा ना तो हमारा डिप्लेशन घटेगा, और अगर m/z रेशियो घटेगा तो हमारा जो डिप्लेशन है वो बढ़ेगा, यानी कि जो हमारा डिप्लेशन है वो जल्दी होगा। और जल्दी कब होगा, जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो छोटा होगा। यानी कि तीन चीजें हैं, अगर मॉलिक्यूल छोटा है डिप्लेशन बढ़ेगा, m/z रेशियो घटेगा। m/z रेशियो घट रहा है यहाँ पर, यानी कि ये छोटे आकार का है, तो डिप्लेशन क्या होगा, जल्दी होगा। डिप्लेशन जल्दी होगा तो इसका सिग्नल यहाँ पर आने वाला है, से ध्यान से समझना। और देखो यहाँ पर एक और भी चीज है, यहाँ पर ये जो है जिसमें से एक भी कोई भी एटम बाहर नहीं गया है, जब इसका सिग्नल आएगा तो वो लास्ट में आएगा, क्योंकि एटम तो बाहर गया नहीं है। अब एटम बाहर नहीं गया है तो इसका मास जो है मोलिकुलर मास वो सबसे ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा होगा इसका मोलिकुलर मास, तो भाई ये तो सबसे लास्ट में डिप्लेशन, इसका लास्ट में डिप्लेशन होगा, और लास्ट में डिप्लेशन होगा तो इसका सिग्नल यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि इसका m/z रेशियो ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके हर एक एटम का हम मोलिकुलर मास निकालेंगे, उसको बाई 1 कर देंगे, और बाई 1 करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका ही आने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसके कंपेरिजन में इसका एक ज़्यादा होगा मोलिकुलर मास, ठीक है। तो इसका ज़्यादा होगा तो इसका डिप्लेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रा आ रहा है, और इसका देखो जो हमारा मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में सिग्नल देता है उसको ही हम मॉलिक्यूलर पीक बोलते हैं। और वो कौन होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एग्जैक्ट हमारे इस मॉलिक्यूल का मास होता है, यानी कि जो हमारा सैंपल में होता है उसका मास इक्वल टू होता है। क्यों होता है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन के बाद केवल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉलिक्यूलर मास पर, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है डिप्लेशन घटेगा, और डिप्लेशन घटेगा तो m/z रेशियो क्या होगा, वो हमारा बढ़ेगा। यानी कि m/z रेशियो बढ़ेगा तो हमारा सिग्नल है वो सबसे लास्ट में आएगा मॉलिक्यूल।
लास्ट में आएगा और सबसे लास्ट में जो सिग्नल आता है उसको बोलते हैं हम मोलिकुलर पीक, यानी कि वो हमारे मोलिक्यूल की पीक आई होती है। उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर कंपाउंड में दो तरीके के अलग अलग डिफरेंट हमारे पास आइसोटोप प्रेजेंट हैं तो उनका भी मैं पता लगा सकता हूँ। तो आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइन द मोलिकुलर मास, यानी कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए एक बेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्यूरेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एंड एलिमेंटल कंपोजिशन, एलिमेंट का कंपोजिशन भी बताती है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज नॉट ए स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, यानी कि ये कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड नहीं होता है, बिकॉज इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट इंटरेक्ट विद मैटर, यानी कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो होती है उसमें कोई भी रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है। यहाँ पर हम सिंपली क्या काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बम्बार्डमेंट कराते हैं हमारे सैंपल पर, जिससे आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन के बाद उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के बाद डिप्लेशन होता है, डिप्लेशन के बाद हमें सिग्नल्स देखने को मिलते हैं डिटेक्टर पर, और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर मास, यानी कि जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनका जो मोलिकुलर मास होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी इजी है यार, ठीक है। प्रिंसिपल की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर हम मैटर के साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता है। द प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज गिवन है, इसका यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सॉरी यहाँ पर स्पेक्ट्रोमेट्री आएगा, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री is a technique in which investigating compound in vapor phase are bombarded with high energetic electrons, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो सैंपल होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास जो कि वेपर फेज में होता है, उसको हम उस पर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या होता है, देन आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। And after the ionization, fragmentation of molecule takes place, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, यानी कि आयनाइजेशन के बाद हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। रिजल्टिंग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आर ऑब्टेन, यानी कि हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, यानी कि हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हमारे पास टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइज के, ठीक है। विच हैव डिफरेंट मोलिकुलर वेट, जिसका डिफरेंट मोलिकुलर वेट होता है उन टुकड़ों का, ठीक है। एंड ऑल द पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि वो सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड आफ्टर दिस एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स टेक्स प्लेस, यानी कि इसके बाद क्या होता है, जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं उनका एक्सीलरेशन होता है। वो किस तरीके से होता है वो मैंने समझा दिया था, ठीक है। थ्रू एक्सीलरेटर है, यानी कि वो जो हमारा एक्सीलरेटर था उसके थ्रू इसका एक्सीलरेशन होता है हमारे फ्रेगमेंट्स का। एंड आफ्टर दिस डिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स टेक्स प्लेस, यानी कि इसके बाद जो हमारे फ्रेगमेंट्स थे उनका डिफ्लेशन होता है, और वो डिफ्लेशन किस तरीके से होता है, अकॉर्डिंग टू देयर मास, है उनके मास के अकॉर्डिंग होता है, मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो सबसे कम मोलिकुलर मास का होगा वो सबसे पहले डिप्लेट होगा, डिप्लेशन उसका सबसे पहले होगा, ठीक है। द सिग्नल्स आर ऑब्टेन बाई एम बाई जेड रेशियो, एम बाई जेड रेशियो किस तरीके से काउंट करते हैं वो मैंने समझा दिया था, और एक बार और अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एम बाई जेड रेशियो और फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें से भी, ठीक है। तो एम बाई जेड रेशियो और फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड इंटेंसिटी इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो फ्रेगमेंट है वो कितने अमाउंट में बना हुआ है। अगर हमारा जो लेस स्टेबल फ्रेगमेंट होता है वो कम अमाउंट में बनता है, और जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, और ज़्यादा अमाउंट में बनता है तो इंटेंसिटी उसी की ज़्यादा आती है, और जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा आती है उसको हम बोलते हैं बेस पीक, ठीक है। और यहाँ पर अल्कोहल के एथेनॉल के केस में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसका सिग्नल देखो छोटा है ये, इसलिए इसका सिग्नल सबसे पहले आया है, क्योंकि सबसे पहले इसका डिप्लेशन हुआ है, और सबसे पहले डिप्लेशन हुआ है और स्टेबिलिटी के कारण ही इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है एथेनॉल का, आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन होने के बाद ये बना, ठीक है। अब इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और फिर एक्सीलरेशन होगा, उसके बाद होगा डिप्लेशन,
डिप्लेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर मास, जो हमारे फ्रेगमेंट्स थे वो सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू देयर मास, उनके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा जिनको, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यह हमारे पास एक स्पेक्ट्रा है एथेनॉल का कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलते हैं सिग्नल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज़, इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडिकल डज नॉट गिव द सिग्नल, रेडिकल कोई भी सिग्नल नहीं देते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।